बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसको थोड़ा आगे कर दो। आज जो हमारा चैप्टर 1 है उसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस का एक टॉपिक पढ़ेंगे। ये आपके कोर्स में नहीं है, पहले से बता रहा हूँ, लेकिन वैसे ही समझा रहा हूँ कि डायमेंशंस का फ़ायदा क्या होता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम वो घड़ियों में वो घंटाल कहते हैं ना, घड़ियों में घंटी लगी, घंटाल कहते हैं उसको, यूँ मूव हो रहा होता है ना, ये क्या कहलाता है? पेंडुलम। सही है। अच्छा, इसके नीचे नॉर्मली एक गोला सा बंधा हुआ था, इसको क्या कहते हैं? बॉब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बॉब कहते हैं। तो कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम सपोज दैट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या मतलब है? फर्ज करें यहाँ से इसने चलना शुरू किया ना, ये वापस इधर आया और फिर इधर वापस आ गया, हम कहेंगे इसका एक चक्कर पूरा हो गया। फिर किया, फिर वापस आया, इसका दूसरा चक्कर पूरा हो गया। ये क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। तो एक एंड से शुरू करे, दूसरे एंड पे जाए और फिर इसी एंड पे वापस आ जाए, इसके लिए जो टाइम ले रहा है वो क्या कहला रहा है? टाइम पीरियड। और ये जो यहाँ से यहाँ वापस आ रहा है, ये इसका एक साइकिल कहलाता है, एक चक्कर कहलाता है, एक ऑसिलेशन कहलाती है। ठीक है। तो टाइम पीरियड टी है। ये जो टाइम पीरियड टी है वो कह रहा है ये डिपेंड करता है लेंथ एल पर। लेंथ एल इस डोरी की लंबाई है जिसके साथ आपने ये मास बांधा हुआ है। यानी लेंथ कम ज़्यादा करेंगे तो मास में और टाइम पीरियड में भी फर्क होगा, या तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या तो टाइम पीरियड कम होगा। ये मुराद है डिपेंड करने से। ठीक है। मास ऑफ द बॉब एम, ये जो एम है बॉब का जो मास है, इस पे भी डिपेंड करता है टाइम पीरियड। ठीक है, वो कह रहा है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी होता है, इन तीन चीज़ों पर टाइम पीरियड डिपेंड करता है। Derive expression of the time period using method of dimensions। तो अब डायमेंशंस के मेथड की मदद से इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालें। क्या करें भाई? टाइम पीरियड का क्या निकालें? फॉर्मूला निकालें। ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन। हमें क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाइम पीरियड लेंथ पे भी डिपेंड करता है, टाइम पीरियड मास पे भी डिपेंड करता है, और टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू। तो डिपेंडेंस से यही मुराद होती है ना कि प्रोपोर्शनल है। सही है। टाइम पीरियड लेंथ के भी प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड मास के भी प्रोपोर्शनल है, और टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी प्रोपोर्शनल है। अब जब किसी भी प्रोपोर्शनलिटी में लेफ्ट साइड सेम होती है तो राइट वालों को हम मिला लेते हैं, जिससे मैंने लिख लिया कंबाइनिंग। तो मिलाने का तरीका क्या है? लेफ्ट साइड पे तो टी रहेगा, ये राइट साइड वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एल मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय जी क्या हो जाएगा? एल एम जी। प्रोपोर्शनलिटी की साइन जब आप हटाते हैं तो क्या करते हैं? इक्वल लगाते हैं और कांस्टेंट। कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया के। तुम्हारे पास बच गया टी इज इक्वल टू के एल एम जी। अब आप ये जो आपकी तीन क्वांटिटीज़ हैं जिन पर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, इनकी आप पावर नहीं पता आपको पावर क्या होगी, एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ए बी सी इनकी पावर है। लेट ए बी सी बी पावर्स ऑफ एल एम एंड जी, यानी एल की पावर ए, एम की पावर बी और जी की पावर सी। ये हमने ऊपर लिख दिया। अब हमने डायमेंशंस पुट की। टी टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी? टी, यानी टी पे पावर 1 होगी। इसमें लेंथ और मास नहीं होंगे। किसी भी चीज़ पे जब आप पावर 0 कर देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? 1। किसी भी चीज़ पे पावर 0 का क्या मतलब होता है? 1। तो ये जो मैंने लिखा है कि टी की डायमेंशन तो बेसिकली टी है ना, लेकिन मैंने इसके साथ लिख दिया L0 और MB। तो बेसिकली ये भी 1 है, ये भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय टी क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। सही है, क्योंकि हमारी जो बेसिक डायमेंशन है लेंथ, मास और टाइम तीनों है। तो मैंने लेफ्ट साइड पे भी लेंथ, मास और टाइम तीनों को लेना है। सही है, इसलिए मैंने कहा L 0 होगा, M 0 होगा, T T रहेगा।
तो ये टी की डायमेंशन बन गई। बेसिकली ये दोनों 1 है, तो एक्चुअल में मैंने टी लिखा, सही है। अब एल की डायमेंशन एल लेंथ है, एम की डायमेंशन एम मास है, जी एक्सेलरेशन है, लास्ट टाइम भी हमने देखा था, इसकी डायमेंशन क्या होगी एल टी माइनस 2 और इसके ऊपर सी आ गया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया, एल पे भी पावर ए भी है और एल पे पावर सी भी आ जाएगी ना, तो ए और सी क्या हो जाएगा, पावर क्या होगी जमा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी ए प्लस सी। एम सिर्फ एक जगह है तो एम पे पावर भी आएगी और टी सिर्फ यहाँ मौजूद है, तो टी पे पावर क्या आएगी माइनस 2c। ये जो सी पावर है एल पे भी है और ये सी पावर टी माइनस 2 पे भी है, तो जब इसको खोलेंगे एल पे पावर क्या आ जाएगी सी और टी पे पावर क्या आ जाएगी माइनस 2c। तो एल पे जो सी पावर आई वो तो हमने इस ए के साथ मिला ली, वो क्या हो गया ए प्लस सी, ये बी एम तो अकेले और टी क्या हो गया माइनस 2c। अब पावर्स को हमने कंपेयर किया, लेफ्ट साइड पे एल पे पावर 0 है और राइट साइड पे एल पे पावर क्या है ए प्लस सी, तो अगर ये बराबर हैं तो पावर को भी क्या होना चाहिए बराबर, तो ए प्लस सी किसके बराबर हो गया 0 के। एम पे पावर बी है, एम पे पावर 0 है, तो बी किसके बराबर हो गया 0 के, और यहाँ टी पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है यानी कि, तो माइनस 2c किसके बराबर हो गया 1 के। अब हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए बेसिकली, तो बी तो निकल आया 0, उसको मजीद हल करने की ज़रूरत, लेकिन ये माइनस 2c इक्वल्स टू 1 है, यहाँ से मैं c निकाल सकता हूँ, माइनस 2 जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1 अपॉन माइनस 2 या माइनस को ऊपर लिख दें माइनस 1 अपॉन 2 एक ही बात है, ठीक है। 1 अपॉन माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2, बेसिकली माइनस आना है दोनों केसेस में। ये जो a प्लस सी था इसमें ये c की वैल्यू रख दो, तो a अपनी जगह पे रहा, c की जगह क्या आ गया माइनस 1 अपॉन 2, ये किसके बराबर है 0 के, ये माइनस 1 अपॉन 2 इधर चला जाएगा तो a क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। हमारे पास a भी आ गया b भी आ गया और इन वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 2 में रख दिया। तो इक्वेशन 2 क्या थी, t इज इक्वल्स टू के, एल पे पावर था a, तो a की जगह क्या आ गया 1 अपॉन 2, एम्प कौन सा ये वाला, ये देखिए ये है ना a प्लस सी इक्वल्स टू 0, c तो मुझे पता है ना, इसमें मैंने c की वैल्यू पुट की। बेसिकली क्या था a प्लस सी इक्वल्स टू 0, a अपनी जगह पे रहा, c की जगह क्या आया माइनस 1 अपॉन 2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, a माइनस 1 अपॉन 2 0 हो जाएगा। माइनस 1 अपॉन 2 की जब साइड चेंज करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2, सही है। अब हमने यहाँ वैल्यूज रख दी, एल की जगह क्या आ गया a 1 अपॉन 2, एम की जगह क्या आ गया b 0, c की जगह क्या आ गया माइनस 1 अपॉन 2, और अभी मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है 1, तो बेसिकली आप चाहें तो यहाँ एक स्टेप और ऐड कर दें, ठीक है, कि ये बराबर हो गया टी के एल पे पावर हाफ, ये एम पे पावर 0 क्या हो गया 1 और जी पे पावर माइनस 1 अपॉन हाफ, सही है। तो 1 तो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है 1 गायब हो जाता है ना, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 1 क्या हो रहा है गायब हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आएगा, तो 1 को हम भूल गए के, ये एल पे पावर हाफ ऊपर और माइनस हाफ को नीचे ले आए तो प्लस हाफ हो गई। अब ये एल पे पावर हाफ किसको जाहिर करता है अंडर रूट को, तो ऊपर एल अंडर रूट में आ गया, नीचे जी अंडर रूट में आ गया, और दोनों का अलग अलग अंडर रूट लेने की बजाय दोनों को एक साथ अंडर रूट में लिख लिया। ये जो कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू डायमेंशन से पता नहीं चलती, इसकी वैल्यू पता चलती है एक्सपेरिमेंट से, तो हमने लिख दिया एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि के क्या होगा 2 पाई, उसको यहाँ रख दिया, तो टी बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे भी, लेकिन उसमें हम डायमेंशन से नहीं करेंगे, उसमें हम सैम्पल पेंडुलम के अपने मैथ से करेंगे इसको। बहरहाल ये बताने का एक मकसद ये था कि डायमेंशनल एनालिसिस इसको कहते हैं, ये एक बहुत पावरफुल टूल है, एक बहुत ताकतवर आला है, इसकी मदद से हम फार्मूले भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आखिर में दोबारा बता रहा हूँ, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसको उतार लें और ऊपर बड़ा बड़ा लिख लें, ये एग्ज़ाम में नहीं आ सकता क्योंकि आपके कोर्स में ही नहीं है।
अच्छा, ठीक है।